बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है एंड आई एम लेक्चरर इन फाइनेंस। अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ सदर्न बिजनेस स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। आज हम अपनी कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सिस्टम डिज़ाइन प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस कॉस्टिंग को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि हम ब्रीफली एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के थ्रू हम एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्यों जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग किन किन कंपनीज़ के अंदर ये यूज़ की जाती है। और एट द एंड हमने देखा था कि हमारे पास हम जब प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं, फिर उस एस्टिमेटेड रेट की बेस पर हमारे पास अंडर एप्लीकेशन या ओवर एप्लीकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर अंडर अप्लाइड कॉस्ट को कैलकुलेट करना, फिर ओवर अप्लाइड कॉस्ट को कैलकुलेट करना, फिर अंडर एप्लीकेशन या ओवर एप्लीकेशन की डिस्पोजिशन हमने देखी थी, और फिर उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमने इनकॉर्पोरेशन देखी थी। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन या प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिए, हमने स्टार्ट में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के अंदर या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर दो मेथड्स आती हैं। एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये दोनों मेथड हम अप्लाई करते हैं एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को देखा था और आज जो हम डिस्कस करेंगे उसी ट्रेडिशनल या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का सेकेंड मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैप्टर के क्या हैं कि रिकॉर्ड द flow of material, labor and overhead through a process cost system, compute the equivalent unit of production using the weighted average method, compute the cost per equivalent unit using the weighted average method, assign cost to unit using the weighted average method। देखें, हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर दो तरह के मेथड यूज़ होते हैं पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। एक को हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड और दूसरा हमारे पास है फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। पहले हमने वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद हम फाइफो मेथड के थ्रू उस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड है जिसमें हमने कंप्यूट द इक्विवेलेंट यूनिट of production using the FIFO method, compute the cost per equivalent unit using the FIFO method, assign cost to using the FIFO method, allocate service department cost to operating department using the direct method, to allocate service department cost to operating department using the step down methods। ये हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग की, किस तरह से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग से डिफरेंट है। देखें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मैनी डिफरेंट जॉब्स आर वर्कड ऑन ड्यूरिंग ईच पीरियड विद ईच जॉब हैविंग डिफरेंट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। देखें, हमने कहा था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं जो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रही होती हैं। आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ईजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि ये कस्टमर के ऑर्डर, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक ये प्रोडक्शन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन कंपनी को देख लें, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। एक कस्टमर अपने रहने के लिए घर बनवा रहा है, दूसरा कस्टमर अपने लिए बिज़नेस के लिए एक शॉपिंग प्लाजा बनवा रहा है। तो आप देखें कि इन दोनों प्रोडक्शन जो हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। रॉ मटेरियल डिफरेंट है और उनका आउटपुट डिफरेंट है, उनकी लेबर डिफरेंट होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएटेड ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग ए सिंगल प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल। यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन जो होमोजेनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, बेवरेज के अंदर पेप्सी कोला कंपनी के अंदर चले जाएं तो आप एक बोतल को दूसरी बोतल से ईजिली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही हैं। कि ऐसी कंपनीज जो पास्ट में भी एक चीज़ प्रोड्यूस कर रही थी, एक सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी, प्रेजेंट में भी वही प्रोडक्शन हो रही है और फ्यूचर में भी वही प्रोडक्शन होती रहेगी।
कि आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल सेम है, हर प्रोडक्ट की लेबर सेम है, हर प्रोडक्ट का आउटपुट सेम होगा। कि आप यूँ कहें कि प्रोडक्शन का इनपुट और आउटपुट, मटेरियल, लेबर या एमओएच कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट के ऊपर इक्वली अप्लाई हो रही होती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज़ करती है। आप फ्लोर मिल को उठाकर देख लें तो वहाँ पर भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग आपको नज़र आती है। उसके बाद सेकंड चीज़ है कॉस्ट आर एकमुलेटेड बाय इंडिविजुअल जॉब। हाँ, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर जो आपके पास जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो इंडिविजुअल जॉब की बेस पर, क्योंकि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट जॉब कॉस्ट शीट बनती है, जिसके अंदर उसका कॉस्ट डेटा, लेबर और उसके एमओएच रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग आर कम्युलेटेड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो कॉस्टिंग हो रही है ये यहाँ पर ब्रॉड एवरेजिंग का कंसेप्ट है बेसिकली। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल कुकीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर आप जाकर देखें तो वहाँ पर मिक्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो मिक्स होके आगे आपकी बेकिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट बन रही है, और वो बेकिंग डिपार्टमेंट से जो चीज़ निकलती है वो आपकी पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाकर उनकी कॉस्ट बनती है। तो यहाँ पर जो आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद बेकिंग डिपार्टमेंट और फिर उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट में जाकर उन चीज़ों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट होती है, ना कि प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय जॉब ऑन द जॉब कॉस्ट शीट। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है वो हर हर प्रोडक्ट की जॉब कॉस्ट शीट एक डिफरेंट बनेगी, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। लेकिन यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो यूनिट कॉस्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट होगी कि हर डिपार्टमेंट का जो रॉ मटेरियल निकलेगा या उसका फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा वो उसकी पर यूनिट कॉस्ट ब्रॉड एवरेजिंग की बेस पर होगी। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमने बिस्किट मैन्युफैक्चर करना था, तो उसका हमने रॉ मटेरियल तैयार किया जिसके अंदर हमने फ्लोर ऐड किया, वाटर ऐड किया, शुगर ऐड की, हमने एसेंस ऐड किए, हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड किए। तो वो हमारे पास मिक्सिंग के बाद हमारे पास अगर 5 kg मटेरियल निकल रहा है तो हमने टोटल आपकी फ्लोर कॉस्ट, शुगर कॉस्ट, इंग्रेडिएंट्स कॉस्ट या वाटर कॉस्ट जो भी है सारे को ऐड कर डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट से डिवाइड कर देना है, और वो टोटल आउटपुट पर यूनिट बेसिस के ऊपर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग अपोजिट एंड ऑफ। देखें, हाँ, ये जॉब और कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग जो हैं ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं कि अगर राइट हैंड साइड पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास क्या होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग होगी। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि कस्टमर की डिमांड्स, हर कस्टमर की डिमांड मुख्तलिफ हैं और हर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली उसका जॉब परफॉर्म हो रही होती है। एग्जांपल कस्टम मेड मशीन्स या हाउसेस टाइप चीज़ें। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम masses of identical or similar unit of the product or services, example food and chemical processing के identical product पहले भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं और फ्यूचर में भी क्या होंगे? बनते रहेंगे। Process costing is a system where the unit cost of a product or service is obtained by assigning total cost to many identical or similar units। देखिए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने अभी पहले बताया कि ये वो कॉस्टिंग मेथड है जो आपका हर यूनिट के ऊपर सेम रॉ मटेरियल, सेम लेबर और सेम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई हो गए। मैंने मिक्सिंग डिपार्टमेंट की अभी एग्जांपल दी। मैंने कहा कि वहाँ पर आपने शुगर ऐड किया, वहाँ पर आपने फ्लोर ऐड किया, वहाँ पर आपने इंग्रेडिएंट्स, एसेंस, कलर, ये सारी की सारी कॉस्ट आपने ऐड की। अब वहाँ से अगर 5 kg मटेरियल निकल रहा है और आपकी टोटल मटेरियल की कॉस्ट के अंदर अगर $5,000 आपकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है और 5 kg मटेरियल आपके पास आ रहा है, तो पर kg मटेरियल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका जस्ट आपने क्या करना है, एवरेज ले लेना है कि आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट क्या है? आपके पास 5 kg मटेरियल निकल रहा है, मिक्सिंग मटेरियल निकल रहा है, तो 1000 पर केजी मटेरियल आपकी मटेरियल कॉस्ट आपको असाइन हो जाएगी। और इसी तरह आप लेबर और एमओएच को भी असाइन कर सकते हैं। ईच यूनिट रिसीव्स द सेम और सिमिलर अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट
कि आपने क्या करना है कि हर डिपार्टमेंट की मटेरियल कॉस्ट, हर डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट और हर डिपार्टमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय उस डिपार्टमेंट की टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो वो उस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। और हर डिपार्टमेंट की जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपका रॉ मटेरियल बन जाता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद है यूनिट कॉस्ट आर कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट। ये मैंने अभी जो आपको फार्मूला बताया है कि आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो वो आपको एवरेज कैलकुलेट करके बता देगा। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल आर एडिड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस और एट द स्टार्ट ऑफ वर्क इन सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट डाउन द असेंबली लाइन। अब आपने मटेरियल डिपार्टमेंट मिक्सिंग डिपार्टमेंट में आपने मटेरियल ऐड किया, वो मटेरियल मिक्सिंग डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल था, वहाँ से मिक्सिंग डिपार्टमेंट का जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो अब आपके बेकिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। बेकिंग डिपार्टमेंट के लिए आप उसके ऊपर मज़ीद लेबर अप्लाई करेंगे। लेबर अप्लाई करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो मशीन का चलना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, आपकी प्लांट मैनेजर की सैलरीज वगैरह हैं, ये सारी की सारी कॉस्ट ऐड होकर आपकी लेबर कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ये सारी मिलकर आपके बेकिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो ये हर डिपार्टमेंट वाइज उसकी कॉस्ट को एलोकेट करता रहेगा। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट आर एडिड इक्वली अलोंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस। देखें, मैं पहले भी बताया था कन्वर्जन कॉस्ट बेसिकली क्या चीज़ है कि आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एमओएच कॉस्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। और कन्वर्जन कॉस्ट वो कहता है कि यहाँ पर आर एडिड इक्वली अलोंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस, कि आपकी जो वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, कन्वर्जन कॉस्ट ऐड होती जा रही है डिपार्टमेंट वाइज, आप उसको भी एलोकेट करते रहेंगे। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं पहले बताया कि हमारे पास दो मेथड हैं, एक है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड, दूसरा है हमारे पास फाइफो मेथड। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने कहा कि ये जस्ट ब्रॉड एवरेजिंग का कंसेप्ट है कि आप टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करें और टोटल कॉस्ट को एडअप करने के बाद आप उसको टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो आपके पास प्रोडक्शन पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकल आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये हम इतना लेंथी मेथड कैलकुलेट करते हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप रॉ मटेरियल इशू करते हो प्रोडक्शन का, तो उस रॉ मटेरियल के अंदर कुछ प्रोडक्शन यूनिट 100% कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो 100% कंप्लीट नहीं हो पाते ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, कि आपका वो 100% प्रोडक्शन आपने जो रॉ मटेरियल इशू किया था वो आपको नहीं मिल पाती, वेयर एंड टेयर भी होती है प्रोडक्शन की, या आपका मटेरियल लैप्स भी हो जाता है जिसकी वजह से आपने 100 यूनिट्स का मटेरियल इशू किया, लेकिन आपके पास जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो फिनिश प्रोडक्ट आपको 80 प्रोडक्ट फिनिश मिल रहे हैं, लेकिन वो 20 रिमेनिंग प्रोडक्ट वो कहाँ गए, उनका मटेरियल कहाँ गया, उसमें आपने जाकर देखना है कि जो रिमेनिंग आपका 20 यूनिट्स का मटेरियल है वो अभी वर्क इन प्रोसेस में है, लेकिन उस वर्क इन प्रोसेस पे मज़ीद कितना काम होना बाकी है कि वो 100% में कन्वर्जन हो सके। तो यहाँ पर इन चीज़ों की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना हमारे लिए एक प्रॉब्लम सा बन जाता है, जिसकी वजह से हम ये वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं। तो उस वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करने के लिए ये 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सेकंड स्टेप के बाद हम थर्ड स्टेप में जाते हैं तो उसकी हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम पर यूनिट कॉस्ट के बाद फोर्थ स्टेप में हम उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑफ प्रोडक्शन की और वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश प्रोडक्ट की। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर हम उन तमाम कॉस्ट को हम रिकनसाइल कर लेते हैं, तो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर हम उसको रिकनसाइल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू पर यूनिट कॉस्ट को एलोकेट। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट क्या चीज़ है? ए डिराइव्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट यूनिट दैट takes the quantity of each input in units completed and is unfinished unit of work in process and converts the quantity of input into the amount of completed output unit that could be produced with that quantity of input। देखें, हमारे पास एक चीज़ है 80% कंप्लीट। अब हमने इस 80% चीज़ को ट्रांसलेट करना है इनटू 100% यूनिट्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल
एक चीज़ है जिसके ऊपर अभी काम करना बाकी है। अगर वो एक चीज़ है जो अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई, क्या आप उन दोनों की प्राइसेस को सेम कर सकते हैं कि एक चीज़ जो 100% कंप्लीट है और दूसरी वो चीज़ जो 80% कंप्लीट है लेकिन 20% उसके पर काम होना बाकी है? क्या दोनों की प्राइसेस सेम हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हमने अभी बात की कि हमने कहा कि हमने टोटल मटेरियल को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। अब मैंने एग्जांपल दी, मैंने कहा कि 100 यूनिट्स का आपने मटेरियल इशू किया। अब 100 यूनिट्स का जो मटेरियल था उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो $10,000 है। अब वो $10,000 की आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है। आपने कहा कि इस $10,000 से हमारे पास जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेंगे 100 यूनिट्स, आपके फिनिश प्रोडक्ट निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या कि हमारे पास 100% यूनिट नहीं मिले। हमें कितने यूनिट मिल रहे हैं? 80 यूनिट्स मिल रहे हैं, लेकिन 20 यूनिट्स। अब टोटल प्रोडक्शन हमारी कितनी है? क्या वो 80 है, 100 है, 20 है, कितनी है? ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि हम 80 यूनिट्स तो 100% कंप्लीट हैं, लेकिन जो 20 यूनिट्स हमारे 20 जो अभी जो 20 यूनिट्स जो हमारे अभी 80% कंप्लीट हैं, हम उन 80% को ट्रांसलेट करेंगे इनटू 100% यूनिट। और वो ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? बेसिकली उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट में हम कंसेप्चुअली उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू 100% यूनिट्स। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप एक स्टूडेंट की कैपेसिटी है कि वो एक दिन के अंदर टोटल 100 पेजेस पढ़ सकता है। अगर आप उसे एक 100 पेज की बुक दे दें तो वो एक दिन के अंदर वो बुक को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे 100 पेजेस की 2 बुक्स दे दें और उसको कहें कि उसके कंडीशन अप्लाई कर दें कि अगर आपने एक पेज ए बुक का पढ़ोगे तो एक पेज बी का पढ़ोगे, फिर एक पेज ए का पढ़ोगे, फिर एक पेज बी का पढ़ोगे, तो मैक्सिमम वो एट एंड ऑफ द डे वो कितनी कितनी मैक्सिमम पेज कवर कर सकता है? तो वो एक दिन के अंदर मैक्सिमम जो पेज कवर करेगा वो 100 पेजेस कवर करेगा। उसमें क्या होगा कि 50 पेजेस वो ए बुक के होंगे और 50 पेजेस वो बी बुक के होंगे। अब हमारे पास 2 बुक्स थी, हमारे पास 100% कोई भी बुक कंप्लीट नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी गई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों बुक्स को ट्रांसलेट करते हैं इनटू 100% के लिए। तो वो 100% ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज कंप्लीशन। अब बुक ए भी 50% कंप्लीट है, बुक बी भी 50% कंप्लीट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स कितनी है? हमारे पास 2 हैं, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कंप्लीशन कितनी है? 50। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें तो वो हमारे पास क्या निकलता है? इज इक्वल टू 1। तो ये एक बुक हमारे पास कंसेप्चुअली ट्रांसलेट हो गई कि हमने जो 2 बुक्स स्टडी कर रहे थे पैरेलल, तो वो अगर हम किसी एक चीज़ पर फोकस करते तो वो एक बुक हमारे पास निकल आती। तो वेटेड एवरेज के लिए जो हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हम वेटेड एवरेज मेथड के अंदर यूज़ करेंगे वो है, सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज कंप्लीशन। उसके बाद हम इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट और द फिनिश गुड्स प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट। अब देखें, यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, एक बात यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि अगर यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट है तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि वो चीज़ 100% कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसके बाद इक्विवेलेंट यूनिट इन द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस की अगर वो बात करता है तो हम कहते हैं कि ये पार्शली कंप्लीटेड आइटम्स हैं, अभी 100% कंप्लीट नहीं हो गए, क्योंकि 100% कंप्लीट हो चुके होते तो ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट हो जाते। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट और द फिनिश गुड्स प्लस इक्विवेलेंट यूनिट्स इन द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। हमारे पास जो कॉस्ट बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस की है और जो हमने कॉस्ट इस पीरियड के अंदर अप्लाई की हुई है, उन दोनों को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स को इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे, जो हमने ये सेकंड फार्मूला के अंदर कैलकुलेट करनी है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। देखें, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग थे, हमारे पास फिजिकल यूनिट कितने हैं? 0 यूनिट है। स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड हुए कितने? 400 यूनिट्स हैं। तो टू अकाउंट फॉर हम कितने यूनिट के ऊपर इस वक्त काम कर सकते हैं? वो हमारे पास हैं 400 यूनिट के ऊपर जो हमने काम करना है। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट ड्यूरिंग करंट पीरियड,
तो वो करंट ट्रांसफर कितने हो चुके हैं कंप्लीट, 100% कंप्लीट कितने हो चुके हैं 175 के। 400 के ऊपर हमने काम करना था, जिसमें से 175 100% कंप्लीट हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल भी, और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट भी। हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर रिमेनिंग हमारे पास 225 यूनिट्स हैं, जो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल तो 100% हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है वो 60% है। तो इसके इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर लें, तो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करें तो 225 मल्टीप्लाइड 100%, तो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल वो 225 ही आपके पास आ रहा है। लेकिन कन्वर्जन के लिहाज से वो जाकर देखें तो वो 60% कंप्लीट हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू कन्वर्जन को 100% में, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 60% इज इक्वल टू 135 यूनिट्स। ये 135 यूनिट्स कंसेप्चुअली 100% ट्रांसलेट हो चुके हैं। अब अकाउंटेड फॉर कितने हैं, हमने 400 ही करना है। वर्क डन इन करंट पीरियड ओनली, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 400 यूनिट्स कंप्लीट किए, विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 310 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। अब देखिए हमने स्टेप वन में हमने क्या किया कि हमने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट के भी, और यूनिट वर्क इन प्रोसेस के अंदर भी। अब हमने क्या करना है, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड में हमारे पास टोटल कॉस्ट जो हमने ऐड किया वो 50,600 है। विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कितनी है वो 32,000, कन्वर्जन कितनी है 18,600। अब हम कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50,600 जो हमने कॉस्ट ऐड की है, उसमें से मटेरियल हमने कहा कि 32,000 है, तो 32,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमने स्टेप 1 में अभी कैलकुलेट किया था कि 400 यूनिट से, तो डिवाइड करें तो 32,000 डिवाइडेड बाय 400, तो हमारे पास $80 पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होती है। उसके बाद हमारे पास 18,600 कन्वर्जन कॉस्ट थी, तो उसको 310 यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये $60 पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके ऊपर जो मटेरियल कॉस्ट ऐड हो रही है, मटेरियल कॉस्ट इनकर हो रही है, वो कितनी है $80, और जो कन्वर्जन कॉस्ट इनकर हो रही है वो है $60। उसके बाद असाइनिंग कॉस्ट टू दी यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट और यूनिट्स इन दी वर्क इन प्रोसेस। अब हमारे पास जो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हुए थे 400 यूनिट्स में से 175 यूनिट्स जो 100% कंप्लीट हो चुके थे, और 225 यूनिट्स है जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर थे। अब हमने इस कॉस्ट को असाइन कर देना है 175 मल्टीप्लाइड बाय $80 जो विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल है, और 175 मल्टीप्लाइड बाय $60 जो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट थी। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है 24,500। और वर्क इन प्रोसेस के अंदर हमारे पास 225 यूनिट्स है, तो 220 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 80 तो हमारे पास 20, और 135 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 26,100। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है 50,600 जो हमने कॉस्ट इनकर की थी। और ये उस कॉस्ट कैलकुलेशन है जो हमने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जाकर देखा है। अब वेटेड एवरेज प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या है, कैलकुलेट्स कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ ऑल वर्क डन टू डेट regardless of the accounting period in which it was done। और उसके बाद assign this cost to equivalent unit completed and transferred out of the process and to incomplete units in the still in process। कि हमने क्या किया कि हमारे पास जो कंप्लीट यूनिट्स कंप्लीट हुए हमने उसकी भी कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, और उनकी भी पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली, और जो हमारे पास अभी तक कंप्लीट नहीं हुए जो हमारे पास अभी स्टिल वर्क इन प्रोसेस के अंदर है हमने उनकी भी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, टोटल कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट की इस वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू। उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट इन द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क डन। कि हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और MOH जो हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज की थी, दो उसकी कैटेगराइजेशन कर दी थी हमने विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। हमने टोटल कॉस्ट को ऐड किया और उसको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दिए। पहले हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट को ऐड किया और उसको डिवाइड कर दिया उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद
The beginning balance of the work in process accounts work done in the prior period is blended इन विद द करंट पीरियड कॉस्ट कि हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया कि आपके पास जो बिगनिंग पीरियड की जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्किंग प्रोसेस और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, उन दोनों को कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास हमारी उस पीरियड की, उस पर्टिकुलर पीरियड की या उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो हमने परफॉर्म किया है उसकी टोटल कॉस्ट बन जाती है। और उस टोटल कॉस्ट को हमने उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन से, उसकी टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। इस एग्ज़ाम्पल को देख लीजिएगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट करके, आपके बुक से एक एग्ज़ाम्पल कैलकुलेट करके आपके साथ एलएमएस पर क्लास एक्टिविटी पोर्टल के अंदर शेयर करूँगा, तो वो आप वहाँ से उस चीज़ को देखिएगा और इस एग्ज़ाम्पल को देखिएगा और वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा कि हम उसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे।